नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसके सबसे पहले चैप्टर ईंटें मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के प्रस्तावना या एक इंट्रोडक्टरी पैसेज को थोड़ा सा डिटेल में देखा था। आज से हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के पहले सेक्शन पर बातचीत करेंगे। और ये पहला सेक्शन जो है जिसको नाम दिया गया है आरंभ, इस सेक्शन में बहुत ही ब्रीफली एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की गई है हड़प्पा सभ्यता की, या कहें कि हड़प्पा सभ्यता की जो शहरी जो उसका स्वरूप था, जो स्टेज थी, उस स्टेज का एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की गई है। हमने उसको और थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने के बारे में सोचा। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस फर्स्ट सेक्शन के टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद इस पे डिस्कशन आगे करते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण, जिसे यहां परिपक्व हड़प्पा कहा गया है, शहरी चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। तो यह बहुत ही संक्षेप में इस पैराग्राफ को लिखा गया है और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता की पहचान उसके मैच्योर या परिपक्व फेज से होती है, जिसे बहुत सामान्य भाषा में एक नगरीय सभ्यता के तौर पर देखा जाता है। तो उससे पहले क्या हो रहा था, इसके बारे में हमारी जानकारी धीरे 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 बढ़ती रही है और आज भी बढ़ रही है। यहां पर मैंने एक टेबल के माध्यम से इस बात को थोड़ा और सरल ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक विकास यानी ग्रेजुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन होता है, उसके हम 4 चरणों की बात करते हैं सामान्य रूप से आमतौर पर। और ये जो 4 चरण हैं, इनमें अगर हम देखें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, मुख्य लक्षणों को, तो हमें पता लगेगा कि जो शहरी सभ्यता है वो अचानक से एक दिन अस्तित्व में नहीं आई। उसमें कई हजार वर्षों के परिवर्तनों का परिणाम हमें दिखाई देता है और ये परिणाम हम इसी रूप में देखते हैं। लगभग 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक का जो काल है, खास तौर पे भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जिसमें हम भारत के हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब और लगभग पूरे पाकिस्तान के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में जो होने वाले बदलाव थे, उन्हीं बदलावों की हम बात कर रहे हैं। लगभग 5500 से 3500 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको पूर्व हड़प्पा काल कहा गया है। ये मोटे तौर पर एक नियोलिथिक या नवपाषाण सांस्कृतिक बस्तियां थीं जिसमें पशुपालन होता था। मेन जो उनकी सबसिस्टेंस यानी जीवन यापन का जो साधन था वो पशुपालन से आता था। बहुत सीमित स्तर पे ये लोग कृषि करते थे। मिट्टी के इनके घर होते थे और अपरिष्कृत हस्त निर्मित मृदभांड यानी हाथ से बनाए गए बहुत क्रूड किस्म के, बहुत ही ऐसे मृदभांड जो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर ना भी लगते हों या बहुत उसमें सपाट सरफेस या सुंदर देखने में लगने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये यूटिलिटी से ओरिएंटेड थे। इसका मतलब यह है कि इनका जो काम था वो पूरा कर सकें, इस हिसाब से कहें तो जैसे तैसे ये मृदभांड बनाने की परंपरा की शुरुआत होती है। आज के समय में जो आगे लिखा हुआ है, आज के समय में ये डेट भारतीय उपमहाद्वीप में और पीछे जाती जा रही है। लगभग 7000 ईसा पूर्व
के आसपास अब माना जाने लगा है कि इस नवपाषाण संस्कृति की शुरुआत हुई थी, जो धीरे 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 अगले 3-2,500 वर्षों में मेच्योर्ड हड़प्पन फेज में कन्वर्ट होती चली गई, बदलती चली गई। तो दूसरा जो फेज है उसको यहां हमने दिखाया है 3500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2600 ईसा पूर्व का जो काल था, इसको आरंभिक हड़प्पा काल कहा गया, अर्ली हड़प्पन फेज। और इसी हड़प्पन फेज की यहां पर बात की जा रही है। जो विकसित हड़प्पा से पहले भी ये संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, ये अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से जुड़ी हुई थीं और इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ हद तक शिल्पकारी यानी क्राफ्ट एक्टिविटीज के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्राफ्ट एक्टिविटीज को हम कई स्तरों पर देख सकते हैं, जैसे कि बर्तन बनाना एक क्राफ्ट एक्टिविटी है, या औजार बनाना भी एक क्राफ्ट एक्टिविटी है, मनके बनाना, मोहरें बनाना, ये सभी जो एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनको हम क्राफ्ट एक्टिविटीज कहते हैं, शिल्पकारी की विधा कहते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। और यहां हम अपने टेबल में हमने क्या बात की है इसको भी देख लेते हैं। इनमें काफ़ी चीज़ें ओवरलैप होंगी, जैसे कि ग्रामीण बस्तियों का उदय। तो ये बस्तियां गांव के तौर पर हमें दिखाई देती हैं। अब ये समुदाय जो थे, ये कम्युनिटीज चाक पर मृदभांड यानी चाक पर, व्हील पर अब मिट्टी के बर्तन बनाने इन्होंने शुरू कर दिए थे। मृदभांडों के स्वरूप और डिजाइन में विविधता हमें दिखाई देती है, एक डाइवर्सिटी दिखाई देती है। स्वरूप मतलब फॉर्म और डिजाइन मतलब जिस तरीके के पेंट उन पे किए गए थे, जो पेंटिंग्स उन पे की गई थी, जिस तरीके के कलर्स का यूज़ किया जा रहा था पेंटिंग्स में, इसमें हमें बहुत एक विस्तार दिखाई देता है। इसमें काफ़ी वैरायटी दिखाई देती है इस पूरे एरिया के अलग अलग हिस्सों में। अन्नागारों का निर्माण, जाहिर सी बात है, ग्रामीण बस्तियों का उदय हो रहा था, कृषि की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई थी, तो जाहिर सी बात है जो अनाज उगाया जा रहा था उसके स्टोरेज के लिए अन्नागारों का निर्माण किया जाना शुरू हुआ होगा। और ये ग्रामीण बस्तियां अपने आप को, अपनी सुरक्षा के लिए एक दीवार से अपने आप को घेरना इन्होंने शुरू किया। इस परंपरा की भी शुरुआत दिखाई देती है। और इसके बाद 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच आता है विकसित हड़प्पा काल, जिसको आमतौर पर हम शहरी सभ्यता के तौर पे देखते हैं। इसमें बड़े नगर, जटिल शिल्प व्यवस्था, लंबी दूरी के व्यापार की शुरुआत और सामाजिक विभेद की शुरुआत, यानी जो साक्ष्य हमें इन शहरों से मिलते हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल डेटा मिलता है, वो इस बात की ओर, हालांकि काफ़ी इनडायरेक्ट मैनर में, बट इस बात की ओर इंडिकेशन तो ज़रूर करता है कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण तक आते आते हमें समाज में विभेद यानी एक स्ट्रैटिफिकेशन, या कहें कि समाज में अलग अलग वर्गों में लोगों के बंटने की प्रक्रिया या प्रोसेस की शुरुआत दिखाई देती है। इसमें हमें लिपि यानी स्क्रिप्ट की शुरुआत भी दिखाई देती है, लेकिन हम उस स्क्रिप्ट को अभी ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। और इसके बाद 1800 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है उसको परवर्ती हड़प्पा काल कहा जाता है। ये वो काल है जो, यानी जिसको अंग्रेजी में लेटर हड़प्पन फेज कहा जाता है, ये वो काल है जिसमें शहरों का पतन शुरू होता है और दोबारा से ये जो संस्कृतियां हैं ये अपने ग्रामीण स्वरूप में बदलती जाती हैं। इनमें एक ज्योग्राफिकल मूवमेंट भी दिखाई देता है। पर अगर हम बस्तियों के स्वरूप की यानी फॉर्म्स की बात करें, सेटलमेंट्स की, तो ये शहरों, जो जितने भी अर्बन फेज के बड़े मार्कर्स थे, उन सभी का हमें इसमें पतन होता हुआ दिखाई देता है। और दोबारा से, जैसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या काल में जो ग्रामीण बस्तियां थीं, लगभग उसी रूप की ग्रामीण बस्तियों में दोबारा से ये संस्कृतियां, सभ्यता बदलती चली जाती है। यहां पर हम चूंकि बात कर रहे हैं अर्ली हड़प्पन फेज की, तो हम ये 4 मैप्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अर्ली हड़प्पन फेज एक्चुअली किस रूप में हमारे सामने आता है। ये जो 4 मैप्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व के लगभग चारों मैप्स हैं। और इस रूप में ये मैप इस फेज को इंडिकेट करते हैं, इस फेज को दिखाते हैं।
स्कॉलर्स आमतौर पर यह मानते हैं कि अर्ली हड़प्पन फेज में पूरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का जो एरिया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, यानी ये वाला जो एरिया था, इसमें 4 बड़ी आरंभिक हड़प्पा सब संस्कृतियों का उदय हुआ। ये संस्कृतियां ग्रामीण थी। इनके इनके लक्षणों के बारे में हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अगर हम इन चारों को देख लें तो ये जो संस्कृतियां थी इनको 4 अलग अलग नामों से जाना गया है। पहली जो संस्कृति है उसको कहा गया आमरी नाल। आमरी नाल संस्कृति, जो कि आज के पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में, चाहे वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, इस पूरे एरिया में काफ़ी घनत्व के साथ, यानी काफ़ी डेंस सांस्कृतिक समुदायों का उदय हमें दिखाई देता है। तो ये एक अलग ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देती हैं और इनका उदय जो हो रहा है वो लगभग 3500 से 3200 ईसा पूर्व के आसपास हो रहा है और ये 2600 ईसा पूर्व तक चलती हैं। दूसरी जो संस्कृति है जिसकी बात यहां पे की जा रही है वो संस्कृति है कोट दीजी। कोट दीजी संस्कृति हम देख रहे हैं कि हालांकि इस एरिया में, जिसको आमतौर पे चोलिस्तान बहावलपुर का एरिया कहा जाता है पाकिस्तान का, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि कोट दीजी संस्कृति के सेटलमेंट्स हमें लगभग पूरे पाकिस्तान के एरिया से दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए। तो इसमें पश्चिमी पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज हैं जो इसमें शामिल हैं। तो कोट दीजी किसी एक खास तरीके के ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि ये अधिकांशतः प्रीडोमिनेंटली ये चोलिस्तान के एरिया में है, लेकिन फिर भी ये पूरे लगभग पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज, अंचलों से, क्षेत्रों से हमें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस रूप में अर्ली हड़प्पन कल्चर्स में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती है। और सही मायने में जो हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण है, जो नगर का चरण है, जिसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज के रूप में इनको देखा जाता है। एंसेस्टर के तौर पे इस संस्कृति को देखा जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि यह संस्कृति हमें बहुत बड़े भूभाग से मिलते हैं इसके साक्ष्य। जो तीसरी संस्कृति है उसको यहां पर कहा गया दंब सदात। दंब सदात संस्कृति हमें पश्चिमी पाकिस्तान के एरिया से दिखाई देती हैं। जो ये क्वेटा वाला एरिया है, इसको हम बलूचिस्तान का उत्तरी भाग भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र से ये संस्कृति दिखाई देती है। बहुत बड़ी संस्कृति नहीं थी, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी इसी एरिया में, पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट अर्ली हड़प्पन कल्चर के तौर पे हमारे सामने आती है। और जो चौथी संस्कृति है, वो भारत के हरियाणा और पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में बहुत घनत्व के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसके साक्ष्य मिलते हैं। बहुत सारी साइट्स मिलती हैं और इसको कहा गया सोथी सीसवाल कल्चर। तो ये 4 ऐसे संस्कृतियां थी, ये 4 ऐसे कल्चर्स थे जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। यानी आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां। अब यहां पे सवाल यह आता है कि इनको हम अलग अलग नामों से क्यों पुकार रहे हैं। ये भी कुछ सेटलमेंट्स हैं, ये भी कुछ बस्तियां हैं, ये भी कुछ बस्तियां हैं, ये भी कुछ बस्तियां हैं। तो हम इन्हें आमरी, कोटदीजी, दंब सदात, सोथी, इन अलग अलग नामों से क्यों पुकार रहे हैं? क्या ये एक दूसरे से कुछ अलग थीं? तो इसका जवाब आपके इस
जो जो पैराग्राफ है इसी में ही है, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली, इन सभी संस्कृतियों के जो डोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इन संस्कृतियों में जो मृदभांड या मिट्टी के जो बर्तन थे वो एक दूसरे से अलग थे। कैसे अलग थे? फॉर्म्स, अपनी शेप्स यानी अपने आकारों में, बर्तनों के किसी एरिया में कोई खास तरीके के आकार के बर्तनों को ज्यादा यूज किया जा रहा था, कहीं पे कुछ और। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं विशिष्ट, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि विशिष्टता का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो एक खास संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है और आमतौर पे केवल उसी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इन सभी अर्ली हड़प्पन कल्चर्स में कुछ ऐसे मृदभांड थे जो कि केवल इन संस्कृतियों के साथ जुड़े हुए थे और उनकी एक पहचान के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और इसीलिए पुरातत्वविद इन संस्कृतियों को एक दूसरे से अलग आइडेंटिफाई करने के लिए इनके मिट्टी के बर्तनों का यूज करते हैं। और आप देखेंगे कि आमरी नाल संस्कृति की पहचान जो है खास तरीके के मृदभांड से होती है जिसको हम आमरी नाल किस्म का मृदभांड कहते हैं। कोट दिजी का मृदभांड अलग थे। तो ये मृदभांड एक दूसरे से अलग क्यों थे, वही हम बात कर रहे हैं कि कुछ एरियाज में कुछ शेप्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जो अलग अलग संस्कृतियों के मृदभांडों को एक दूसरे से अलग करती है वो होते हैं रंग और डिजाइन। किस तरीके के कलर्स का यूज किया जा रहा है और किस तरीके के डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं। क्या ह्यूमन फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं या पेड़ पक्षियों के चित्र बनाए जा रहे हैं या कोई आकृतियां या पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे इस तरीके के पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, कहीं पे गोलाकार पैटर्न्स ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। ये सभी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर संस्कृति के मृदभांड को चिन्हित करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे, एक पहचान के तौर पर उस संस्कृति के उसको यूज करते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं कि जो उसकी बाहरी परत है वो खुरदुरी है या बहुत ही समतल है, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में फैब्रिक। तो फैब्रिक कैसा है? कोर्स फैब्रिक है यानी बहुत खुरदुरा फैब्रिक है। आपने देखा होगा कई ऐसे मृदभांड होते हैं, कई मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनके बाहरी परत को जब आप हाथ उस पर फेरेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत खुरदुरी सरफेस है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑलमोस्ट आप जब हाथ उस पर लगाते हैं तो आपको लगता है जैसे किसी मेटेलिक सरफेस को आप हाथ लगा रहे हैं। ये डिफरेंस हो सकता है। दूसरा, कितना उसे पकाया गया है, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि कई जगह बहुत अच्छे से पकाया जाता है तो जब आप उसको अपने नकल से हिट करेंगे तो आपको मेटालिक साउंड सुनाई देगा। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है तो वो अलग किस्म की। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आर्कियोलॉजी में अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग संस्कृतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके मृदभांडों का प्रयोग, उनके मृदभांडों का यूज सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका माना जाता है। और इस तरीके से अलग अलग कल्चर्स की पहचान की जाती है और उनको एक दूसरे से अलग करके दिखाया जाता है। और इसीलिए ये सारी संस्कृतियां लगभग एक ही समय पर हो रही थीं। ये सब 3200 से 2600 BCE तक हैं, लेकिन इनको फिर भी अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है। क्यों? क्योंकि इन सब में जो डोमिनेंट मृदभांड थे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इन संस्कृतियों में मिट्टी के बर्तन थे जो यूज किए जाते थे, वो एक दूसरे से अलग थे। और अलग कैसे थे? अलग अलग प्रॉपर्टीज के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। हम उसके डिटेल में यहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि शेप्स हैं, रंग, डिजाइन, उसकी जो बेकिंग की जो तरीका है या उसका जो फैब्रिक है, जैसे मैंने बात की, ये सब तरीके होते हैं जिनके थ्रू उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो एक सवाल ये उठता है कि मृदभांड ही क्यों? इसलिए क्योंकि मृदभांड सबसे कॉमनली फाउंड या सबसे कॉमनली रिट्रीव्ड आर्टिफैक्ट होता है।
होता यह है कि मिट्टी के बर्तन है, संस्कृतियों में यूज किए जाते होंगे, जब टूट जाते होंगे तो उनको कुछ सजा के या कहीं पे छुपा के रखा नहीं जाता होगा, ऐसी फेंक दिया जाता होगा। और बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन है तो लगातार टूटते रहेंगे, कई बार उनको पकाने के समय पे भी वो टूट सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन हमें बहुत पॉपुलर आर्टिफैक्ट के रूप में दिखाई देते हैं, और इसलिए जो चीज़ बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है वो ज़्यादा आसान होता है उन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उस आर्टिफैक्ट को यूज़ करना, उस कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए मृदभांडों का प्रयोग आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास आप देखेंगे तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हैं उनको उनके मृदभांडों के आधार पर चिन्हित किया गया है, जैसे ऑकर कलर्ड पॉटरी, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, जैसे कि हड़प्पन पॉटरी, जैसे कि आमरी नाल पॉटरी, कोटदीजी पॉटरी, दमसदात पॉटरी, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया है पॉटरी के आधार पर, इन सभी संस्कृतियों को। तो आगे बढ़ते हैं। इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये संस्कृतियाँ शहरी संस्कृतियाँ नहीं थीं, ये संस्कृतियाँ अभी भी ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, और इनमें शहरीकरण के साक्ष्य लगभग न के बराबर मिलते हैं। तो इन चरणों से, अर्ली हड़प्पन फेजेस से हमें ना तो लिपि के साक्ष्य मिलते हैं या ना बहुत जटिल शिल्प व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि इसमें हमें मनके वगैरह मिलते हैं, पर उस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोसेस में नहीं दिखाई देती है जो हमें मैच्योर हड़प्पन फेज में दिखाई देती है। तो अगर हम इसको कहें कि ये प्रीडोमिनेंटली ये जो फेज था, ये फेज एक विलेज कल्चर का फेज था। एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। नियोलिथिक कल्चर्स के समय में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें पशुपालन डोमिनेंट रहा। फिर धीरे धीरे कृषि ज़्यादा डोमिनेंट हो गई अर्ली हड़प्पन कल्चर्स आते आते। तीसरी चीज़ जो हमने बात की थी वो ये है कि यहाँ पर हमें व्हील बेस्ड पॉटरी मिलती है। यानी ये ग्रामीण संस्कृतियां हैं, कृषि और चाक आधारित मृदभांड। हमें अभी भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स कम मिलती हैं या नहीं मिलती हैं जो अगले चरण में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जैसे बड़े नगर, बहुत कॉम्प्लेक्स क्राफ्ट एक्टिविटीज़, लंबी दूरी। इन सभी कल्चर्स के बीच में एक एक्सचेंज या ट्रेड के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ये पॉटरीज अलग अलग कल्चर्स से मिल रही हैं, लेकिन हमें लंबी दूरी के विनिमय या व्यापार यानी एक्सचेंज या ट्रेड के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये एसेंशियली अभी भी विलेज कल्चर का स्टेज था, लेकिन धीरे धीरे ये मैच्योर हड़प्पन फेज की तरफ मूव कर रहा था। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। सामान्य रूप से अगर आप कहें कि पिछले 20 वर्षों में हरियाणा से कई ऐसी साइट्स मिली हैं जिन्होंने ये इंडिकेट किया है कि इस पूरे क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास से हमें नवपाषाण संस्कृतियों की शुरुआत दिखाई देती है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट साइट जिसका नाम मुझे अभी याद आ रहा है वो है भेरडाना। भेरडाना, ये इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी सी गलत हो, लेकिन भेरडाना एक जगह है हरियाणा में जहां पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस क्षेत्र के, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृतियों को लगभग 7000 BCE या पॉसिबली इससे भी पहले ले जाते हैं।
इसके विषय में समय मिलेगा तो हम आगे बात करेंगे। शहरी चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। जो ये विलेज कल्चर्स हैं, जो ये अर्ली हड़प्पन फेज है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हमारे लिए एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री ये है कि ये इनके एविडेंस ये दिखाते हैं कि विकसित हड़प्पा काल की शुरुआत अचानक से नहीं हुई थी। ये एक क्रमिक परिवर्तन यानी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन और आंतरिक विकास यानी इंटरनल डेवलपमेंट की प्रोसेस से हुआ था। तो ये जो कल्चर्स थे ये लगातार आंतरिक रूप से बदलाव की प्रक्रिया में थे और इसी बदलाव ने इनको एक नए स्तर तक पहुंचा दिया, जिसमें ये बड़े नगर, लंबी दूरी का व्यापार, बहुत जटिल शिल्प, इस तरीके के एक शहरी सभ्यता के जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हासिल करने में सफल हो पाए थे। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैसेज है ये हमें एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। हमने थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात इसलिए की ताकि आप शहरी सभ्यता के विकास के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें और इस बात को समझ सकें कि ये विकास अचानक नहीं हुआ था, ये परिवर्तन अचानक नहीं हुए थे, ये परिवर्तन 3, 4, 5 हजार वर्षों से धीरे 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 हो रहे थे और अर्ली हड़प्पन फेज में भी ये परिवर्तन लगातार जारी रहे और उसके बाद एक शहरी सभ्यता की शुरुआत हुई। तो आज मैं यहीं रुक रहा हूं और अगले सेशन में हम इसके सेकंड सेक्शन की बात करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।